नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार, एनडीए और इंडिया में मची उठापटक की। बिहार में रद्द हुए नामांकन की। देखेंगे गिरिराज सिंह के बयान से मचे भारी बवाल को। वोट चोरी पर बीजेपी विधायक के दावे को जानेंगे। बीजेपी नेता ने मोदी को क्यों कहा देशद्रोही, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे गजा में टूटे युद्ध विराम को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमेरिका ने किया चीन पर बड़ा साइबर हमला। बीजिंग के राष्ट्रीय समय सेंटर को भारी नुकसान। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पर लगाया आरोप। देश भर में रेलवे स्टेशनों पर बिहार, यूपी जाने वालों की भारी भीड़। सूरत में 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात। दिल्ली में खचाखच भरे प्लेटफॉर्म। गरीब विचाराचाराधीन कैदियों की जमानत राशि अब सरकार भरेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जमानत मिलने के बावजूद जमानत बॉन्ड या गारंटी न मिलने के चलते जेल में बंद है हजारों विचाराधीन कैदी। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एनसीपी में बगावत। पार्टी के 3 पूर्व विधायक बीजेपी में हुए शामिल। यह तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही झटके लग रहे हैं। महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति दिख रही है, तो एनडीए में कई सीटों पर बगावत के हालात हैं। 20 अक्टूबर को पहले चरण में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। ऐसे में कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो क्या है चुनाव में दोनों गठबंधन का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। एक तरफ सीट बंटवारे के बाद एनडीए में बगावत के हालात बने हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू में ही 50 से ज्यादा सीटों पर पार्टी के बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। तो सीएम फेस को लेकर भी विवाद चल रहा है। पटना में ही आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। पटना साहब सीट पर बीजेपी के शिशिर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुम्हरार से इंद्रदीन चंद्रवंशी तो बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर ही मैदान में है। पटना की ही विक्रम सीट से अनिल सिंह भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं। तो दीघा से बिट्टू सिंह बीजेपी छोड़कर अब जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। जेडीयू की सीटों पर भी यही हाल दिख रहा है। जेडीयू में नाराजगी अमित शाह के बयान को लेकर भी दिखाई दे रही है। शाह ने नीतीश को सीएम उम्मीदवार नहीं माना तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वसम्मत नेता हैं। वह एनडीए के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। नीतीश सीएम है और वही सीएम रहेंगे। वैसे विवाद महागठबंधन में भी कम नहीं है। महागठबंधन में तो सीट बंटवारे का पेच ही पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। 8 सीटों पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। जेएमएम ने बिहार में महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करते हुए 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वैसे हेमंत सोरेन को मनाने की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच भी बातचीत हो रही है। 20 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और उम्मीद है कि तब तक कोई समझौता हो जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैलियों पर भी टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले गहमागहमी का माहौल देखा जा रहा है। चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के कुछ उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। तो क्या है बिहार को लेकर पूरा अपडेट, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम पूरा हो गया है। 121 विधानसभा सीटों में कुल 467 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब पहले चरण में 1976 नामांकन वैध पाए गए हैं। यह सभी आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। नामांकन रद्द होने वाले प्रत्याशियों में कई प्रमुख दलों से जुड़े चेहरे भी शामिल हैं। इनमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन भी रद्द हुआ है। इसके अलावा बसपा और जेडीयू के कुछ बागी प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज कर दिए गए हैं। दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी गणेश भारती का नामांकन तकनीकी खामी के कारण रद्द हो गया, जिसके बाद अब इस सीट पर महागठबंधन का कोई आधिकारिक उम्मीदवार मैदान में नहीं है। अब सबकी निगाहें सोमवार यानी कि 20 अक्टूबर पर टिकी हैं, जो पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इस दिन यह साफ होगा कि कौन कहां से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है। इसी दिन दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख भी है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट भी लॉक कर दी जाएगी और इसी लिस्ट के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। इस बीच एआईएमआईएम ने अपने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनने की उम्मीद करते हैं। 243 सीटों वाले विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और
और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बीजेपी पर अक्सर यह आरोप लगते हैं कि वह हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने इन आरोपों को और बल देने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों को लेकर कहा कि वह हमारी योजनाओं का फायदा लेते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते। उनके इस बयान से सियासत गमा गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री बिहार के अरवल जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है लेकिन मुस्लिम बीजेपी को फिर भी वोट नहीं देते हैं। एक मौलवी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आयुष्मान कार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ मिला। मैंने पूछा कि हिंदू मुसलमान हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि आपने हमको वोट दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ दिया था। हमने कहा कि यह बात खुदा का नाम लेकर बोलिए तो उन्होंने कहा कि नहीं दिया था। इसके बाद गिरिराज सिंह ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनिए, आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हम के लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हम खुदा का नाम ले बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं। हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने ने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझका वोट नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री के इस विवादित बयान पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने तीखा पलटवार करते हुए पूछा है कि गिरिराज सिंह जी, बीजेपी को कई राज्यों में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट नहीं दिया तो क्या उनको भी यही कहेंगे? गिरिराज सिंह के इस बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। जानकारी से सीधे तौर पर बीजेपी की मुसलमानों को लेकर मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि चीन ने हमारी जिस निर्विवाद लद्दाख और अरुणाचल की जमीन पर कब्जा किया है वह बस कोई नहीं आया था। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मामले पर सार्वजनिक बहस नहीं तो कम से कम आंतरिक पार्टी बहस के लिए तैयार हूँ। पूर्व कमांडर इन चीफ को तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी किताब प्रकाशित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। स्वामी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि देश की जनता को सच्चाई जानने से क्यों रोका जा रहा है। दरअसल एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की कथित घुसपैठ पर पिछले कई सालों से सवाल उठते रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश सुब्रमण्यम स्वामी ने की है, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2021 में राज्यसभा में स्वामी ने एक सवाल पूछा था कि क्या चीनी सैनिकों ने एलएसी पार की है। राज्यसभा ने उनका यह सवाल ही अस्वीकृत कर दिया। फिर 2023 में उन्होंने एक आरटीआई दाखिल की जिसमें उन्होंने 1996 के एलएसी समझौते के बाद से अब तक चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन के नक्शे और जानकारियां मांगी, लेकिन इस आरटीआई का भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद 2025 में आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि आखिर इस आरटीआई पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब इन सवालों के जवाब न आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं पार्टी नेतृत्व से कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ लंबे समय से चले आ रहे अन्याय को दूर करने के लिए निर्णायक और सार्थक कदम उठाने की मांग करता हूँ। वे सांसदों की बहस में प्रतीकात्मक इशारों या दोहराए जाने वाले जिक्र से कहीं ज्यादा हकदार हैं। उन्होंने मोदी शाह पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री एक बार भी कश्मीरी पंडितों के शिविरों का दौरा करके उनकी दयनीय स्थिति को नहीं देखे। सिरवाल ने बताया कि कश्मीरी पंडितों के परिवारों को उनके घरों से उखाड़ दिया गया, उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जड़ से हिला दिया गया और उन्हें अपने ही देश में निर्वासित होकर रहने के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी नेता के इस बयान से साफ है कि कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार ने जो संवेदनाएं दिखाई थी और जो वादे किए थे वह सब झूठे साबित हुए। कहा जा रहा है कि सिरवाल के इस बयान से बीजेपी के झूठ से पर्दा उठ गया है, जिसके चलते अब पार्टी सख्ते में आ गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात गजा में टूटे युद्ध विराम की। गजा में युद्ध विराम टूट गया है। शांति समझौते के एक हफ्ते भी नहीं बीते कि इजराइल ने गजा पर हमला बोल दिया है। यह घटना ऐसे वक्त में घटित हुई है जब अमेरिका ने हमास की तरफ से हमले की चेतावनी दी थी। ऐसे में अब 2 साल से चल रही जंग के दोबारा शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या गजा में फिर से जंग शुरू होगी? जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। इजराइल ने गजा में युद्ध विराम तोड़ दिया है। इजरायली सेना ने गजा में हवाई हमला किया है। इजरायली मीडिया का दावा है कि 19 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी गजा में राफा के पास इजरायली सेना पर हमला हुआ, जिसके बाद आईडीएफ ने जवाबी कार्यवाही में यह हमले किए। इसके अलावा इजरायली नौसेना के जहाजों ने तट रेखा की ओर भारी
भारी गोलीबारी भी की, जिसके बाद इस क्षेत्र में दोबारा जंग की आहट सुनाई दे रही है। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गिर ने प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से